हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ऑप्टिक्स पार्ट को हम पढ़ना चाह रहे हैं आज की क्लास में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके अलावा भी और भी हमारे लेक्चर्स आएंगे जब तक ये पूरा टॉपिक फिनिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेई मेंस या एडवांस की बात करें, नीट की बात करें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हर एग्ज़ाम में इस रे ऑप्टिक्स या ओनली ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो इसका काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन हमारा इंक्लूड है। बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके हमारे सभी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। उसके अलावा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को या सभी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा तो ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने यहाँ पर वैसे भी लिखा है कि 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी फर्स्ट स्लाइड में जो है, फर्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है भाई, ऑप्टिक्स है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑप्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ऑप्टिक्स होता है भाई स्टडी ऑफ लाइट। हमें किसके बारे में स्टडी करना है? लाइट के बारे में हमको स्टडी करना है। चलिए, अगर हमें लाइट के बारे में स्टडी करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो लाइट की मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हैं। आपने इस लाइट टॉपिक को 8th क्लास में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा है। इसके अलावा जेई के सिलेबस में भी ये है इंक्लूड है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास वेरी हो रही है, हायर क्लास आ रही है, ये टॉपिक अप टू एडवांस लेवल तक जाता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ऑप्टिक्स अपने आप में। देखिए, 8th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, ध्यान दें। सबसे पहले 8th क्लास की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारा बच्चा एक एनर्जी का फॉर्म है विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें दिखाने में मदद करती है। तो वही एनर्जी का फॉर्म हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इसके अलावा ये भी डेफिनेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म तो है ही है, विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं कि लाइट कैसा मोशन करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट होता है। कहने का मतलब क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन के अलावा इसको हम दूसरा मोशन भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन, हमारी बात एक ही है। चलिए, हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन जान ली जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा स्टैंडर्ड चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लाइट से रिलेटेड, कि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। आपको ये तो मालूम है कि लाइट की अगर बात करें तो लाइट के पास बच्चा कैसा नेचर है, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है। सबसे पहले फर्स्ट नेचर की अगर बात करें तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट क्या है आपका, स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर के भी बनी है। इसके अलावा लाइट के पास दूसरा कौन सा नेचर होता है, लाइट के पास दूसरा वेव नेचर भी होता है। अगर हमारी लाइट वेव है तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि लाइट हमारी किस प्रकार की वेव है। तो लाइट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, लाइट हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। और आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। ऐसी वेव जिनको प्रोपेगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है या जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरीके की वेव को हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है, इसका रीजन यहां पर जानिए आप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नॉन मैकेनिकल वेव हमारी ऐसी वेव हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो जब मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो ये चलती कैसे हैं,
क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही इसको क्या कराती हैं, प्रोपिगेट कराती हैं, आगे की ओर चलाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो आपने जान लिया कि लाइट हमारी किस प्रकार की वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, या नॉन मैकेनिकल को ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम नाम दे सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपने मीडियम के प्रोपिगेशन के बेसिस पर भी आपने वेव के टाइप पढ़े होंगे। मीडियम के प्रोपिगेशन के बेसिस पर हमारी वेव दो टाइप की होती है, एक तो ट्रांसवर्स और दूसरा कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से हम यहाँ पर लाइट को और क्या कहते हैं कि लाइट हमारी कैसी वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव भी है। कैसी वेव है भाई, ट्रांसवर्स वेव भी हम इनको कहते हैं मीडियम के प्रोपिगेशन के बेसिस पर। क्लियर है। अब देखिए आपने यहाँ पर जाना कि लाइट क्या है, लाइट के पास दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा है, वेव नेचर है। लाइट हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव के साथ साथ नॉन मैकेनिकल वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं। इसके अलावा हमारी लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव भी है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, और वो लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ सभी नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लिस्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि लिस्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। एक ट्रिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कैरी एक्सयूवी, कैरी एक्सयूवी आई एम राजा, कैरी एक्सयूवी आई एम राजा, कैरी एक्सयूवी आई एम राजा। अब देखिए इन सभी से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाह रहा हूँ। भाई सी से बनेगा जो, वो क्या बनेगा, कॉस्मिक रेज बनेगा। कौन सी रेज बनेंगी, कॉस्मिक रेज। वाई से क्या बनेगा, गामा रेज बनेगा। वाई से कौन सी रेज, गामा रेज। एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स से कौन सी रेज बन रही हैं, एक्स रेज बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है। यू की अगर बात करें तो यू से बनेगा यूवी रेज। यूवी रेज जिनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हम कहते हैं। क्लियर है। वी की अगर बात करें तो वी से क्या बनेगा, विजुअल रेज बनेगा। कौन सी रेज बनेंगी, विजुअल रेज। और विजुअल रेज किसको कहा जाता है, लाइट को ही कहा जाता है। आई की अगर हम बात करें तो आई से कौन सी रेज बनती हैं, इंफ्रारेड रेज बनती हैं बच्चों, इंफ्रारेड रेज। क्लियर है। एम की अगर बात करें तो एम से क्या बनेगा, माइक्रोवेव बनेंगी। और आर की अगर बात करें तो आर से बनता है रेडियो वेव। तो ये सभी की सभी हमारी लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इतनी हैं। इनके अलावा अगर कोई भी वेव का नाम दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है या नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात जानी बेटा, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक साथ लिखना, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक साथ लिखना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम या ईएम स्पेक्ट्रम, मैं इसको नाम दे सकता हूं। ईएम स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम दे सकता हूं। सभी वेव को जब मैंने इकट्ठा लिखा तो इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अच्छा एक बात बताइए, लाइट की हमारी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बन सकती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। हुज वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा और आपने यहाँ पर ये भी जाना, आपने यहाँ पर ये भी जाना कि लाइट हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसकी वेवलेंथ हमारी कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है लाइट के बारे में, क्या है क्या नहीं है। और देखिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लाइट जो है,
लाइट की जो वेवलेंथ हमने यहाँ पर आपको बताई है, यही वेवलेंथ हमारी क्या है बेटा, विजुअल है, इसी विजुअल वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ की जितनी भी वेव होंगी वो सभी की सब हमको क्या करें होंगी, दिखाई देंगी, सभी हमको दिखाई देंगी, ठीक है। इस वेवलेंथ की वेव हमको दिखाई देंगी जिनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होगी, 8000 एंगस्ट्रॉम तक होगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है लाइट के बारे में, बहुत ही बेसिक बातें हैं। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन आपने जानी कि लाइट क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद जाना कि लाइट के पास हमारा क्या है, दो नेचर हैं, एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है, वेव नेचर है, ठीक है। इसके अलावा हमने जाना कि लाइट हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव के अलावा ट्रांसवर्स वेव भी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ मीडियम। फिर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए एक ट्रिक हमने पढ़ी, कैरी XUV IM राजा। तो कैरी XUV IM राजा से आप सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। और हमने क्या जाना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्चुअल इस टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है, या इस टॉपिक के सवालों की हम पहचान कैसे करेंगे। जब बच्चों को पहचान नहीं हो पाती तो वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने टाइप की होती है, तो ऑप्टिक्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमने लिखा है ऑप्टिक्स दो टाइप की है, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या किस तरीके के सवाल आएंगे, या किस तरीके के फिनोमेना के बारे में हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। जब तक नहीं मालूम चलेगा तो उस यूनिट के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं रे ऑप्टिक्स के बारे में ये जानना चाह रहा हूं कि डिफाइन रे क्या है। रे एक्चुअल में हम देखें पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, रे। क्लियर है। रे का मतलब क्या है, पाथ ऑफ लाइट। लाइट हमारी जिस रास्ते से उकर के गई है ना उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब सवाल ये कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है पहले से ही, इन रे ऑप्टिक्स डायमेंशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि लाइट की वेवलेंथ हमारी कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, रे ऑप्टिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने, देखिए मिरर के बारे में हमें पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, और भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे ना, इनकी जो डायमेंशन है, जो लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, लाइट की जो डायमेंशन है, इसके कंपैरिजन में इन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बहुत बहुत लार्ज होती है। क्लियर है। बहुत बहुत लार्ज होती है तो आपने जान लिया, कहने का मतलब क्या है, मिरर की डायमेंशन हमारी क्या आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायमेंशन मच ग्रेटर होती है वो सब किस में पढ़े जाते हैं, आपका रे ऑप्टिक्स में पढ़े जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है कि ऑल फिनोमेना, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऑल फिनोमेना इन रे ऑप्टिक्स कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज। कहने का मतलब क्या है, रे ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमेना होंगे ना उन सभी को हम क्या है, नेक्ड आइज से देख सकते हैं। नेक्ड आइज का मतलब होता है नॉर्मल आइज, नॉर्मल आइज। और आप सभी जान रहे हैं कि नॉर्मल आइज का मतलब क्या है, जैसे मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं तो ये मेरी आइज नॉर्मल नहीं है, ग्लासेस को अगर हटा दूंगा तब मेरी आइज कैसी होंगी, नॉर्मल आइज होंगी, या नेक्ड आइज उनको कहा जाएगा। क्लियर है। ऑल फिनोमेना की अगर बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
लाइट का अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको भी आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मान लीजिए स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटर होना, बिखर जाना, लाइट का बिखर जाना, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, मान लीजिए मैंने लिखा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन हो जाना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये भी हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, डिस्पर्जन का मतलब क्या है, एज एक एप्लीकेशन देखें रेनबो, रेनबो को हम क्या है नेक्ड आई से बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। तो ऐसे सभी फिनोमेना जिनको हम नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, तो उन सभी फिनोमेना को हम किस में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो आपने रे ऑप्टिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिली। सबसे पहले तो आपको पता चला कि रे क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा जाता है। रे ऑप्टिक्स में यूज होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी डायमेंशन लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, मच ग्रेटर देन होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने रे ऑप्टिक्स में जान लिए कि रे ऑप्टिक्स क्या है। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है, पाथ ऑफ लाइट। केवल हमें लाइट के पाथ के बारे में स्टडी करना है, लाइट कौन से रास्ते से होकर के जा रही है, लाइट किधर बेंड होगी, तो इन सभी पाथ के बारे में हमें स्टडी करना है रे ऑप्टिक्स में। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स मैंने यहां पर लिखा है, वेव ऑप्टिक्स में क्या लिखा है, इन दिस वी स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। हम लाइट के कौन से नेचर के बारे में पढ़ेंगे, वेव नेचर के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है इन वेव ऑप्टिक्स डायमेंशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। इसमें आने पढ़ने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है YDSE। YDSE का फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो स्लिट है ना, इनका जो साइज है वो मच स्मॉलर देन, बहुत ही छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। लाइट का वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। अगर इसको नैनोमीटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर है सभी को? तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि वेव ऑप्टिक्स में जितने भी हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी की डायमेंशन लाइट के कंपैरिजन में मच स्मॉलर होती है। अब देखिए जिस तरीके से रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था, ऑल फिनोमेना इन रे ऑप्टिक्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, इसी का जस्ट अपोजिट किस में है, वेव ऑप्टिक्स में। तो हम लिख सकते हैं ऑल फिनोमेना इन वेव ऑप्टिक्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। जितने भी फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स में होते हैं उनको हम नॉर्मल आईज या नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का लाइट वेव है और इस वेव का आपस में मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मिलना होता है। मान लीजिए दो लाइट वेव्स हैं आपस में मिल रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, या और ज़्यादा लाइट वेव हैं या वेव का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिफ्रैक्शन हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। एक्चुअल में डिफ्रैक्शन होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एज ऑफ ऑब्स्टेकल। मान लीजिए कोई एक ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल की शार्प एज से लाइट का बेंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर है? तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये भी लाइट का एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना को हम नेक्ड आईज से नहीं देख पा रहे हैं। तो आपने जान लिया कि वेव ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमेना हैं, इन सभी फिनोमेना की अगर बात करें तो इन सभी फिनोमेना को हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आपने डिफरेंस जान लिया कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ तक की बातें आप सभी की क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं और आगे की स्लाइड को अब हमें देखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हमें टॉपिक में जो कंप्लीट करना है ना, वो सबसे पहले हमें रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग करेंगे रे ऑप्टिक्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स के साथ साथ ब्रैकेट में मैंने एक नाम और लिखा है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है,
मैंने रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहा है? क्योंकि रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए जो आपने 9th-10th क्लास में जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, 8th 9th 10th क्लास में जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए। वो ज्योमेट्री का आपको आना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कह देते हैं, रे ऑप्टिक्स को दूसरा नाम क्या कह देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। और आपको ये भी बात मालूम है कि रे ऑप्टिक्स में हमें केवल क्या पढ़ना है, वी स्टडी अबाउट द पाथ ऑफ लाइट। केवल हम पाथ ऑफ लाइट को ही हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो हमें किसके बारे में स्टडी करना है, स्टडी अबाउट द पाथ ऑफ लाइट। केवल हमें लाइट के पाथ के बारे में हमें स्टडी करना है। अब देखिए, इस रे ऑप्टिक्स को या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। हम इनको 3 पार्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो हमें पार्ट कंप्लीट करना है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सबसे पहले वाले पार्ट में पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन, केवल रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पार्ट। 2 पार्ट बनेंगे इसमें। और तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरे पार्ट में हमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। तीनों पार्टों को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। जितनी भी ऑल प्रॉब्लम्स हैं हमारी रिफ्लेक्शन की, सब या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें रखेंगे हम। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? अब देखिए, रिफ्लेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं ये ध्यान देते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस। फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना, यही क्या कहलाता है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है? अगर लाइट बाउंस बैक कर रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर साउंड बाउंस बैक करके गई है, किसी भी सरफेस से टकरा करके गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। क्लियर है? तो आपको रिफ्लेक्शन सभी को समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या। अब देखिए दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्शन के बारे में हमें यहां पर जानना है। रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केस में कोई भी एक सरफेस होगा, उस सरफेस पर लाइट हमारी बाउंस करेगी, तो उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइट का बेंड होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है? इस वाले केस में मीडियम चेंज होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केस में मीडियम चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमने तीसरा पार्ट आपको कहा है कि ये तीसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? इसमें हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। ठीक है? तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो बच्चा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। और टेलीस्कोप भी हमारे 2 टाइप के टेलीस्कोप होंगे। एक होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसको हम कहेंगे, और दूसरा टेलीस्कोप की अगर बात करें तो एक टेलीस्कोप होगा दूसरा जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर है? तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सभी को पता चला कि हमारी 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहले कौन सा फिनिश करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन बेसिक फॉर रे ऑप्टिक्स। भाई, रे ऑप्टिक्स को अगर आपको पढ़ना है ना तो इसके लिए बेसिक है कुछ, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर रे ऑप्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैंने हेडिंग बना करके लिखी हुई है
कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा सरफेस ले लिया जिसके ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, अगर देखें तो उसके ऊपर तीन फिनोमेना हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है कि 3 फिनोमिनन अकर ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर 3 फिनोमेना होंगे। सबसे पहली बात, 3 फिनोमेना कौन कौन से होंगे? सबसे पहली बात, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होगा बच्चा, क्लियर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो तीसरा पॉइंट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन भी होगा। ये तीनों फिनोमेना होते हैं हमारे किसी भी सरफेस के ऊपर। मान लीजिए मैंने ये जो सरफेस लिया है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब देखिए सबसे पहली बात यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक लाइट रे इस सरफेस के ऊपर आकर के फॉल हुई, ये क्या है? एक लाइट रे है, ठीक है। ये एक लाइट रे इस सरफेस के ऊपर आई, जिस पॉइंट, सबसे पहली बात, कोई भी एक लाइट जो सरफेस की तरफ जाती है उस लाइट को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है तो वहां पर हम क्या बनाते हैं? एक नॉर्मल बनाते हैं, और वो नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हमने यहां पर नॉर्मल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है आई, इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम देंगे। तो 3-4 बातें आपको समझ में आ गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बाद देखिए यहां पर क्या क्या होना है। एक लाइट रे, इस कुछ पार्ट तो इसमें से रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, कुछ पार्ट इसमें से क्या है? रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर के गया है इसको तो हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या हम कह सकते हैं इस सरफेस पर एक फिनोमेना और हुआ है, और वो क्या हुआ है? यहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आपने देखा है कि किसी सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो आप देख रहे हैं कि वो सरफेस गर्म भी हो रहा है। तो वो गर्म किसकी वजह से हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब वैसे तो इस लाइट रे को देखिए, ऊपर वाला कोई भी एक मीडियम है, नीचे वाला कोई एक अलग मीडियम, वैसे तो इस लाइट रे को सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये वाली लाइट रे या तो इस एक्चुअल पाथ से दूर चली जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये 10th क्लास में आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी कौन सी रे है भाई? रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। इस रिफ्रैक्टेड रे को हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? ट्रांसमिटेड रे भी हम इसको नाम देते हैं। तो आपने सबसे पहली बात ये एक बात क्या जानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे आई थी, इस इंसिडेंट रे से सबसे पहली बात, जब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस सरफेस पर तो 3 फिनोमेना हुए हैं। सबसे पहले फिनोमेना रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा फिनोमेना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और तीसरे फिनोमेना की अगर बात करें तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी हुआ है। क्लियर है सभी को? क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हुआ है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए जो आने वाली इंसिडेंट रे है ये अपने आप में कितनी है? 100% है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये अपने आप में कितनी है? 20% है, और लाइट का एब्जॉर्प्शन जो हुआ है ये 40% हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे की अगर बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप में कितने के बराबर होंगी? 40% के बराबर होंगी, क्योंकि ये 100% के बराबर होगा तीनों मिलकर के फिनोमेना। तो आपने क्या जाना? सबसे पहली बात देखिए
यहाँ पर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें प्लस एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें और इसके अलावा तीसरा रिफ्रैक्शन की अगर बात करें बच्चा, तो ये पूरा परसेंटाइल कितने के बराबर होगा? इंसिडेंट रे के परसेंटेज रे के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 20% था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितना था? 40%। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितना हुआ है? 40% हुआ है। क्लियर है? और इंसिडेंट इन सभी को मिलाएंगे तो ये कितने के बराबर हो गया? 100% के बराबर हो गया। क्लियर है? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपने जान लिया। रिफ्रैक्शन को हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ट्रांसमिशन भी इसको नाम दे सकते हैं, ट्रांसमिशन। ठीक है। अब देखिए एक तो हमने परसेंटेज के तौर पर लिख दिया। अगर मैं इनको डिजिट में लिखना चाहूँ तो डिजिट में इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.2 लिखूंगा इस नंबर को। इसको क्या लिखूंगा डिजिट के तौर पर? 0.2 और इस 0.4। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा? 0.4। इसको भी क्या लिखूंगा? 0.4। 100% कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर इनको मैं नंबर के टर्म में लिख देता हूं ना, डिजिट के टर्म में, परसेंटेज में नहीं लिखता हूं, तो इसको मैं नाम दूंगा रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। क्या नाम दूंगा? रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट इसको नाम दिया जाएगा। इसको नाम देंगे बेटा हम एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। क्या नाम देंगे बच्चा? एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट इसको नाम दिया जाएगा। तीसरे की अगर बात करें तो इसको क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्टिव कोफिशिएंट नाम दिया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों कोफिशिएंट का सम हमेशा कितने के बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। तो ये बेसिक बातें आपने समझ ली जो रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला बेसिक है। क्लियर है? सबसे पहले आपने जाना कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे या ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, किसी भी सरफेस पर हमारे कितने फिनोमेना होंगे? 3 फिनोमेना होंगे। लेकिन मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या आगे का फिनोमेना हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे पूरे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे आईआईटी तक के सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर आ सकता है तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे पूरे सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो प्रॉपर हम क्या पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे 100% थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी कितनी है? 100% है। क्लियर है? अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है सभी को? कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पर 100% हम रिफ्रैक्शन ही मान करके चलेंगे। क्लियर है सभी को? तो आपको सिलेबस में ये इंफॉर्मेशन पता चल गई। हमारे सिलेबस में भाई क्या शामिल नहीं है? हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ये शामिल नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो 100% होगा, रिफ्रैक्शन होगा किसी भी सरफेस से तो रिफ्रैक्शन होगा। ये तो मैंने प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको बताया था कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हमारी लाइट इंसिडेंट होती है तो हमारे 3 फिनोमेना होते हैं और 3 फिनोमेना के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? तो यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखिए 3 पॉइंट क्या हैं? एक तो इंसिडेंट रे मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि इंसिडेंट रे हमारा क्या होता है। इंसिडेंट रे आप समझिएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे हमारी ऐसी रे हैं जो कि आपका किसी एक सरफेस की तरफ जाती हैं। किसी सरफेस की तरफ जाने वाली रेज को हम हमेशा क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे नाम देंगे। ये आप हिंदी में पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। किसी भी सरफेस की तरफ जाने वाली रेज को हमेशा क्या नाम दिया जाएगा? इंसिडेंट रे नाम दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा पॉइंट है हमारा कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। एक टर्म में रिफ्लेक्टेड रे समझाना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है। देखिए सरफेस तो हमारे पास बच्चा ये है, किसी भी सरफेस से अगर कोई भी रे दूर भाग रही है ना, अवे जा रही है, तो या तो वो रिफ्लेक्टेड रे होगी या नहीं वो कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे या ट्रांसमिटेड रे होगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले
इंसिडेंट रे ऐसी रे जो किसी सरफेस की तरफ जाती हैं, हमेशा उनको इंसिडेंट रे कहा जाएगा। और किसी सरफेस से अगर अवे जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो या तो वो रिफ्लेक्टेड रे होंगी या उनको रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रांसमिटेड रे कहा जाएगा। तो ये बेसिक है और इस बेसिक में आप सभी ने जान लिया कि हमारी इंसिडेंट रे क्या होती हैं, इंसिडेंट रे क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं, या रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड रे क्या होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपने जान लिया है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का ये फर्स्ट बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हेडिंग भी लिखा है बेसिक फॉर रे ऑप्टिक्स। तो पहला पॉइंट बेसिक फॉर रे ऑप्टिक्स का आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे वाली स्लाइड में हम चलते हैं। बेसिक फॉर रे ऑप्टिक्स में सेकंड पॉइंट है, पूरी रे ऑप्टिक्स में या ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इमेज क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमें समझना है। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं या इमेज क्या होती हैं, दोनों पॉइंट समझिएगा। इधर की तरफ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, दूसरी साइड में हम समझेंगे कि इमेज क्या है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आपको क्या है, अच्छे से समझना है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बच्चे ऑब्जेक्ट और इमेज को ही नहीं समझ पाते हैं। जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ही नहीं समझ पाएगा तो वो रे ऑप्टिक्स सॉल्व क्या करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, और इंसिडेंट रेज मालूम है जो किसी सरफेस की तरफ जाती हैं वो इंसिडेंट रे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट जो डिसाइड होता है ना, वो किसके द्वारा डिसाइड होता है बच्चा, इंसिडेंट रे के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखिए ये इंटरसेक्शन आप सभी को मालूम है कि ये इंटरसेक्शन हमारा रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन रियल हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर उन इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा इमेजिनरी हुआ तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम देंगे। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के टाइप हमारे क्या क्या बनते सकते हैं। देखिए इधर की तरफ हमने लिखा रियल ऑब्जेक्ट और इधर की तरफ बच्चा हमने लिखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रियल ऑब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूं कि रियल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को पता चल गया कि रियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे। अगर इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट रियल है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, मैं ये लिख सकता हूं इमेजनरी का ही मतलब वर्चुअल होता है। इमेजनरी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की और रियल ऑब्जेक्ट की हम पहचान करना चाह रहे हैं सबसे पहले कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे और रियल ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनकी पहचान हमको करनी है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास ये क्या है, एक बच्चा प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एक लाइट रे इस तरीके से निकली। ठीक है, और एक लाइट रे इस तरीके से निकली। तो यहां पर ये जो रे हैं ये एक सरफेस की तरफ जा रही हैं,
प्लेन मिरर क्या है हमारा, एक सरफेस है, ये सरफेस की तरफ जा रही है तो ये भी इंसिडेंट रे हुआ और ये भी इंसिडेंट रे हुआ। अगर इन इंसिडेंट रे को अगर हम देखें तो ये पीछे रियल इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट किसकी तरह काम कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है। तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में आपने जान लिया। ये दोनों हमारी कौन सी रेज हो गई, इंसिडेंट रेज हो गई। इन इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन है ये कैसा है, रियल इंटरसेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलिए दूसरे केस में मैं अब आपको समझाना चाहता हूं। इस वाले केस में मान लीजिए ये हमारे पास बच्चा प्लेन मिरर है, फिर से क्या है, प्लेन मिरर पीएम, प्लेन मिरर क्या है, पीएम। एक रे बेटा हमारी इस तरीके से आई, एक रे क्या है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और एक रे इस तरीके से आ रही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों रे सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी इंसिडेंट रे हुई और ये भी हमारी क्या हुई, इंसिडेंट रे हो गई, क्लियर है। दोनों की दोनों हमारी क्या है, इंसिडेंट रे हैं। अगर इन इंसिडेंट रे को देखा जाए तो पीछे तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और आपको ये भी मालूम है कि मिरर को तोड़ करके इधर की तरफ भी नहीं जाएंगे। अगर मैं इधर से देखूं तो यहां पर अगर इमेजिनरी तरीके से अगर मिलाना चाहें डॉट डॉट करके तो ये बिहाइंड द मिरर मिल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर इन इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बना बच्चा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है। तो आप सभी को पता चला कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं और इन पॉइंट को जानने की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक फाइनल एक बात लिख सकता हूं यहां पर कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे हैं, अगर इन इंसिडेंट रे को अगर देखें तो ये हमारी कौन सी इंसिडेंट रे हैं, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे हैं। कौन सी हैं, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। और ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट बना रही हैं, रियल ऑब्जेक्ट बना रही हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे फॉर्म्ड रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बनाती हैं, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इधर की तरफ आइए, यहां पर देखते हैं इन इंसिडेंट रे को बच्चा अगर मैं देखूं तो ये वाली इंसिडेंट रे कैसी है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट बनाती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक पॉइंट लिख सकता हूं, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज फॉर्म्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे बच्चा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, यस और नो। तो इसके बारे में आपने जान लिया कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हमारी क्या बनाती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे बच्चा कैसा ऑब्जेक्ट बनाती हैं, रियल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। तो ऑब्जेक्ट आप सभी को समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट किसके द्वारा डिसाइड होता है, इंसिडेंट रे के द्वारा डिसाइड होता है। तो ये भी पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इमेज की तरफ जाते हैं बच्चा। इमेज क्या है, सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, या मैं ये लिख सकता हूं रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, या रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, कॉल्ड इमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इमेज किसके द्वारा डिसाइड होती है, इमेज डिसाइड होती है बच्चा रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा डिसाइड होती है। जबकि ऑब्जेक्ट किसके द्वारा डिसाइड होता है, इंसिडेंट रेज के द्वारा डिसाइड होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये इंटरसेक्शन कैसा हो सकता है, ये वाला इंटरसेक्शन हो सकता है कि रियल हो सकता है कि ये वाला इंटरसेक्शन इमेजिनरी हो। अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट रियल होगा तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा।
अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजनरी हुआ तो वो इमेज हमारी कैसी कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ये पहचान आप सीखें, चीज़ों को रटने की कोशिश ना करें कि यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। आप केवल जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उन्हीं चीज़ों को दिमाग में आप रखें और उसी के बेसिस पर सवाल सॉल्व करें। चीज़ें पहले टफ लग सकती हैं लेकिन ये चीज़ें बाद में आसान होंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात, इमेज भाई हमारी दो टाइप की होंगे। कौन कौन सी? एक हमने यहाँ पर लिखा रियल इमेज होगी एक तो हमारी, ठीक है, और दूसरी इमेज हमारी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज होगी। अब देखिए दोनों पॉइंट के बारे में हमें समझना है। रियल इमेज में मैं क्या लिख सकता हूं, रियल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, कोई भी रेज ले लो इन दोनों में से, या रिफ्रैक्टेड रेज कॉल्ड रियल इमेज। उसको हम क्या कहेंगे भाई, रियल इमेज कहा जाएगा। तो रियल इमेज के बारे में आपने जान लिया कि रियल इमेज क्या है, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल इमेज की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए वर्चुअल इमेज हमारी क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इमेजनरी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज either refracted rays called virtual image। इसको क्या कहेंगे भाई, हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो रियल इमेज है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, वर्चुअल इमेज है। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे बना पाएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है हमारे पास। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो कुछ रेज इस तरीके से आई यहाँ पर। इन रेज को अगर देखें, ये जो रेज सरफेस की तरफ जा रही हैं तो ये तो भाई कौन सी रेज हुई, इंसिडेंट रे, ये अभी हमने पढ़ा है। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे क्या कहलाएगा, इमेज। हमें तो केवल इमेज पढ़नी है। आपको मालूम है कि जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करी है उस पॉइंट पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल। यहाँ पर भी क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। तो यहां से ये रे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ठीक है। उतना ही सेम एंगल बनाते हुए ये कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। यहां से ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन जो हो रहा है, यहां पर कैसा इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये कैसी इमेज बनाएंगी, रियल इमेज बना रही हैं। क्लियर है? तो आपने रियल इमेज के बारे में जान लिया कि रियल इमेज क्या है क्या नहीं है, तो आपने इसके बारे में जान लिया। चलिए अब वर्चुअल इमेज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बच्चा प्लेन मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइट का ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक लाइट रे गई और यहाँ से भी एक लाइट रे इस तरीके से गई। जो सरफेस की तरफ जा रही हैं रे, इनको क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रेज नाम देंगे। तो यहाँ तक की तो कहानी सभी को समझ में आ ही गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई हैं इस पॉइंट पर बच्चा हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। हम बच्चों हमने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई और उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है तो इसको क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आ रही है, और यहाँ से अगर कोई पर्सन देख रहा है तो उसको ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आ रही है। कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, आगे तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लगातार इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर इनको हम पीछे इंटरसेक्ट कराना चाहें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन वो भी इमेजनरी तरीके से इंटरसेक्ट करी हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये वाला पॉइंट वर्चुअल इमेज पॉइंट कहलाएगा। तो आप सभी ने जान लिया कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इन सभी के बारे में आप सभी को पता चला। चलिए इसमें कुछ खास बातें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और उनको समझने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे हमारा रियल ऑब्जेक्ट बनाती हैं,
ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट बनाती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। अगर मैं यहाँ पर इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर देखूं तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी हैं, कन्वर्जिंग है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म्ड रियल इमेज, फॉर्म्ड रियल इमेज। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाती हैं, रियल इमेज बनाती हैं। अगर यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं ये कैसी हैं बच्चा, डाइवर्जिंग है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी इमेज बनाती हैं, वर्चुअल इमेज बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। रियल इमेज क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, तो इन सभी के बारे में आपने समझा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जा रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, अब हमें समझना है कि रिफ्लेक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में बांटा बच्चा। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स था, वेव ऑप्टिक्स था, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। डिफरेंस पढ़ने के बाद फिर हमने कहा कि रे ऑप्टिक्स को हमने तीन पार्ट में ब्रेक किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने उसके बाद बेसिक आपको पढ़ाया कि रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक आपको आना चाहिए। तो 2 पॉइंट मैंने बेसिक पॉइंट आपको कराए और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में भी हमें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है और इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आज की क्लास में ही हमें कंप्लीट करने हैं, क्लियर है। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है, गैप दे दे करके आप इसको पढ़ते रहें। कहने का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए पढ़ लिया, फिर रिलैक्स किया, फिर उसके बाद पढ़ा, कंप्लीट तो आपको ही करना है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन तो आप सभी जानते हैं बच्चा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं इसको 3 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो 3 डिवीजन यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। 3 डिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं, 3 डिवीजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना, यही क्या कहलाता है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीडियम डज नॉट चेंज, लाइट का मीडियम इसमें चेंज नहीं होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है भाई हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए रिफ्लेक्शन के हमारे 2 टाइप हैं। सबसे पहले एक है रिफ्लेक्शन बाई स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन बाई स्मूथ सरफेस। कोई भी हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है उसके द्वारा रिफ्लेक्शन पढ़ना है। और दूसरा है हमारा पॉइंट रिफ्लेक्शन बाई रफ सरफेस। बच्चा रफ सरफेस के द्वारा हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन बाई स्मूथ सरफेस जो होता है इसको हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्शन बाई रफ सरफेस की अगर बात करें तो इसको नाम देते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी इसको नाम दिया जाता है। अब देखिए दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है, दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन हमें जानने हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई एक सरफेस है, हमारे पास ये क्या है, कोई एक सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर ये हमारी रेज आई और आप देख पा रहे हैं कि इन रेज को क्या नाम दिया जाएगा, इंसिडेंट रे, क्योंकि जो सरफेस की तरफ जाती है ना उन रेज को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेज। यहाँ पर आने वाली इंसिडेंट रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। आने वाली इंसिडेंट रे कैसी हैं बच्चा, पैरेलल है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई
तो ये हमारी कौन सी रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी कौन सी हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हमने क्या देखा कि आने वाली इंसिडेंट रे तो पैरेलल है तो है ही हैं, और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे भी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हुआ है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख सकता हूं आने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं एवं जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं। तो यह रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हुआ है। तो ये रिफ्लेक्शन किससे हुआ है, स्मूथ सरफेस से हुआ है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगर आने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं एवं जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं तो ये रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हुआ है। तो आप सभी को समझ में आ गया रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस क्या है क्या नहीं है। अब देखिए रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस की अगर बात करें, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये फिर से हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस की अगर बात करें तो ये इंसिडेंट रे भाई हमने यहाँ पर ये रफ सरफेस बनाना है, तो ये रफ सरफेस हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। ये खुरदरा सरफेस है, ठीक है। रफ का मतलब क्या है, खुरदरा। तो ये खुरदरा सरफेस हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कुछ रेज आई, एक रे इस तरीके से आई और एक रेज इस तरीके से आई। ये रेज आने वाली जो सरफेस की तरफ है तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, इंसिडेंट रेज ही नाम दिया जाएगा। हमने क्या देखा, ये वाली इंसिडेंट रेज इंसिडेंट तो हुई, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम देखें, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। कहने का मतलब क्या है, आने वाली इंसिडेंट रे तो पैरेलल हैं लेकिन जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हुआ है, खुरदरी सरफेस से हुआ है। और आप एक चीज देख रहे हैं कि तो रिफ्लेक्टेड रे कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूज्ड। तो इसलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम भी दे देते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी इसको नाम दे दिया जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में आप सभी को पता चला कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस क्या होता है ये भी आपने जान लिया, रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस क्या होता है तो ये भी आपने जान लिया। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक पॉइंट मान लीजिए बेटा, हमारे पास कोई एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। इस सरफेस की अगर बात की जाए, मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई एक बी है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास बच्चा कैसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपके पूरे रे ऑप्टिक्स में जितना भी रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा रफ सरफेस से देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि नहीं यहाँ तक, कैसा स्मूथ सरफेस से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, रफ सरफेस की तो ओनली इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो जितना भी रिफ्लेक्शन है वो पूरा का पूरा प्योरली स्मूथ सरफेस से होना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट बेटा ए है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। ए और बी पॉइंट की अगर बात करें तो मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई साहब ए से हमें लाइट कहां पर भेजनी है, बी पर भेजनी है। तो किसी ने कहा कि ए से बी तक सीधे सीधे ऐसे भेज दो ना, लेकिन उस पर्सन ने क्या लगा दिया, बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया कि भाई साहब आप सीधे सीधे नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देखो लाइट को फिर हम कैसे भेज सकते हैं कि लाइट यहां पर आए, इंसिडेंट करें, इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से बी वाले पॉइंट पर पहुंचे,
ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारे एंगल्स बेटा यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली अगर बात की जाए तो हमने क्या देखा कि लाइट ने वो रास्ता फॉलो किया जहां पर ये वाला एंगल नॉर्मल से, देखिए लाइट इस तरीके से आई तो सरफेस की तरफ इस तरीके से आई है इस रे को, तो हमने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है बच्चा उस पॉइंट पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। और ये हमारी कौन सी रेज हो गई, जो सरफेस से दूर भागी बी की तरफ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे का ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हमने क्या देखा, सबसे पहली बात, लाइट ने ऐसा रास्ता फॉलो किया जिस रास्ते में एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ऐसा एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम क्या था, फर्मेट्स, और इसको नाम देते हैं बच्चा फर्मेट्स प्रिंसिपल। समझ में आ गया। और इसी फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, इन्होंने कहा था एक्चुअल में ये जो लाइट है ना, ये लाइट हमारी फॉलो करती है बच्चा कैसे पाथ को, शॉर्टेस्ट टाइम पाथ को फॉलो करती है। इन्होंने क्या कहा था, लाइट फॉलोज शॉर्टेस्ट टाइम पाथ। बेटा ये कैसे पाथ को फॉलो करती है, शॉर्टेस्ट टाइम पाथ को फॉलो करती है, ऐसे रास्ते को जिसमें समय कम लगता है तो उस रास्ते को फॉलो करती है, फर्मेट साहब ने बताया। और इसी रास्ते में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज किसके बराबर आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आया। तो हम ये कह सकते हैं एंगल आई क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी को नाम दे दिया एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और इसी को हमने नाम दे दिया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो फर्स्ट वगैरह नाम हमने ही दिए हैं, ठीक है, इन्होंने तो केवल क्या बताया था, एक लॉ बनाया था। क्लियर है। तो इस लॉ के बारे में जान लिया कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन वाले केस में सबसे पहली बात, लाइट शॉर्टेस्ट टाइम पाथ को फॉलो करती है, और इस शॉर्टेस्ट टाइम पाथ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वैसे तो इसका हम प्रूफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्मेट साहब ने बना दिया था, और ये लाइट हमारा शॉर्टेस्ट टाइम पाथ को फॉलो करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 10th क्लास में आप पढ़ के ही आए हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है बेटा, और ये हमारी जो नॉर्मल है, और इसके अलावा ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों की तीनों क्या है, आपका एक ही प्लेन में लाई करती हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा कि प्लेन क्या है, तो प्लेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक ऐसी फिगर जिसके पास बेटा 2 डायमेंशन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। मान लीजिए इस बोर्ड को अगर मैं देखूं, यहाँ पर इस बोर्ड को अगर देखूं तो इसके पास भाई एक एक्स, इस डायरेक्शन को मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ इस बोर्ड के पास 2 डायमेंशन है, तो ये कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। समझ में आ गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वाले कॉर्नर को बेटा, इस वाले कॉर्नर को मैंने क्या मान लिया, देखिए इस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इस कॉर्नर को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गई बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, तो ये बोर्ड हमारा कौन सा प्लेन हो गया बेटा, एक्स वाई प्लेन। अब बेटा मैं यहाँ पर इसको क्या मान सकता हूँ, जेड एक्सिस मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये वाला तो एक्स वाई प्लेन हो गया। भाई मैंने नोटबुक यहाँ पर रखी तो उसके पास वाई और जेड एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। इस वाले प्लेन को अगर देखूं तो इसके पास एक्स है और जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप सभी को पता चल गया है कि हमारा प्लेन क्या है। प्लेन क्या, आपका कोई एक ऐसी फिगर जिसके पास 2 डायमेंशन है तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेन कहा जाएगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारे क्या आपका बेटा सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट के बारे में जानिएगा। देखिए फिर से हम आते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन पर।
स्मूथ सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए आर हो गया, तो ये एंगल आई बेटा एंगल आर के बराबर होगा। ये भी तो बेटा एंगल आई बनाएगा और ये भी एंगल आर के बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मूथ सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा हमारे वैलिड है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन बाई रफ सरफेस जो होता है, मान लीजिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 बना तो इसमें R1, लेकिन इस केस के लिए एंगल I1 R1 के बराबर है। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लीजिए I2 बनाया। बहुत से कहेंगे कि सर दो इंसिडेंट एंगल कैसे बने? बेटा देख लो, जहां पर ये इंसिडेंट कर रही है ना, दोनों सरफेस हमारी क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों के दोनों सरफेस हमारे क्या हैं? अलग हैं। ये वाले बिल्कुल टॉप पर स्ट्राइक कर रहा है, ये क्या आपका बिल्कुल टॉप से नीचे स्ट्राइक कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे अलग हो गए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस वाले केस के लिए एंगल I2 हमारा एंगल R2 के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो जरूर ही होगा, ये बात समझ लेना। तो मैं ये कह सकता हूं चाहे रिफ्लेक्शन बाई स्मूथ सरफेस हो, चाहे रिफ्लेक्शन बाई रफ सरफेस हो, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे हर केस के लिए क्या होंगे? वैलिड होंगे। मैं ये कह सकता हूं दुनिया में कोई भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो, हर रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या हैं? वैलिड हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां से कुछ बातें बेटा मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। यहां की कुछ बातें ध्यान दें, यहां की कुछ बातें, इस वाले की कुछ बातें, इस वाले इसमें लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात देखिए, आप यहां से कुछ की पॉइंट है, ध्यान दें, कुछ की पॉइंट है यहां पर, ठीक है? कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? ध्यान दें, की पॉइंट्स। सबसे पहली बात, एंगल आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर का मतलब क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा आगे एक पॉइंट बताना चाहता हूं मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। हमेशा कहां से मेजर किए जाएंगे बेटा? नॉर्मल से ही मेजर किए जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो ये नॉर्मल है बेटा, इस नॉर्मल से ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये नॉर्मल से ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से मेजर किए जाएंगे? नॉर्मल से ही मेजर किए जाएंगे। आगे का पॉइंट, आप एक चीज देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारे पास सरफेस है। ये क्या है बेटा? हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस को अगर हम गौर से देखें, ये सरफेस है बेटा हमारे पास, और नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल ये है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल कहां पर बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनेगा, लेकिन नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के बेटा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये पूरी कहानियां आप सभी को समझ में आ गई होंगी, पीछे का बेसिक आपको समझ में आ गया। जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा उतना ही आप बेहतर बनते चले जाएंगे। आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है, ठीक है? और ज़्यादा बेहतर आपको बनते रहना है, ठीक है? अब देखिए रिफ्लेक्शन वगैरह आपने समझ लिया। अब देखिए इससे आगे का कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान दें बेटा। हमारे पास ये क्या आपका एक ग्लास बॉल है। कैसी बॉल है? ग्लास बॉल है। कैसी है? स्फेरिकल। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल से रिलेटेड है। नॉर्मल आपने जाना, नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के कैसा रहता है बच्चा? परपेंडिकुलर रहता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानिएगा बेटा, इस स्फेरिकल ग्लास बॉल है और इस स्फेरिकल ग्लास बॉल को अंदर की तरफ क्या किया गया है बेटा? पॉलिश्ड इनसाइड इट। इसको क्या आपका अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, ठीक है? पॉलिश
बेटा आप सभी को मालूम है पॉलिश कौन से मटेरियल की करते हैं, रेड ऑक्साइड, ये तो जनरल बातें हैं, आप सभी को मालूम ही होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक रे आई, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रे हमने भेजी है, ये रे बेटा कौन सी रे होगी, ये रे होगी बेटा इंसिडेंट रे, क्योंकि ये किसी एक सरफेस की तरफ जा रही है। बेटा बाहर अंदर की तरफ पॉलिश किया है तो आउटसाइड सरफेस कैसा बन गया, रिफ्लेक्टिंग बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये बेटा हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर कैसा होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर बेटा हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। और आपको मालूम है कि नॉर्मल किसी भी सरफेस के कैसा रहता है बेटा, परपेंडिकुलर रहता है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपने यहां से एक चीज देखी कि हमने इस स्फेरिकल सरफेस पर भैया हमने नॉर्मल तो ड्रॉ किया, लेकिन इसका नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पर बनने वाला नॉर्मल कहां से पास किया है, सेंटर से पास किया है। तो ये यहां से एक बहुत गजब पॉइंट बना है। गजब पॉइंट क्या है, नॉर्मल ड्रॉन ऑन स्फेरिकल सरफेस। बेटा स्फेरिकल सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉल कह दो या स्फेरिकल बॉडी। बेटा किसी स्फेरिकल बॉडी पर जो नॉर्मल बनाया जाएगा ना, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए बेटा ये एंगल हमारा कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि नॉर्मल से ही इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट रे नीचे की ओर आएगी या ऊपर की ओर जाएगी। अब हमें मालूम है कि उतना ही एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आई के बराबर होगा नॉर्मल से, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, तो आपने जान लिया ये हमारी कौन सी रे बन गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। तो आपने इस पॉइंट को समझ लिया कि ये पॉइंट हमारा क्या है। क्लियर है सभी को, तो आपने जान लिया। सबसे पहली बात इस बात में या इस कॉन्सेप्ट में समझाने का केवल मतलब यही था कि स्फेरिकल बॉल पर बनने वाला नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। क्लियर है, तो सेंटर से ही पास करेगा। तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया है। चलिए अब बेटा ये हमारे पास सेकंड पॉइंट अब हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। बेटा ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस की अगर बात करें तो बेटा हमारे पास एक लाइट रे इस तरीके से आई और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली फॉल करी। बेटा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया और आपको मालूम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल तो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल हमने बना दिया। इस वाले केस में देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया भाई, 0 हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे जो आई है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। और आपको मालूम है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा वैलिड रहेंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी 0 होगा जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई है उसी रास्ते से ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है बेटा, वापस चली जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा 0 के बराबर होते हैं तो लाइट रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। लाइट अपने उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेती है और इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। इस सिचुएशन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस हम नाम देते हैं। क्लियर है सभी को, तो आपने इस नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में जान लिया कि नॉर्मल इंसिडेंस हमारा क्या है क्या नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हमारा इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल इंसिडेंस को। और यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल के इनसाइड एक वर्ड आ जाए नॉर्मल इंसिडेंस तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही कितने के बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। क्लियर है। अब देखिए
थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी एक लाइट है, लाइट रे है, ठीक है। इस लाइट रे की अगर बात करें तो ये लाइट रे इस तरीके से आई, इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हमने भैया नॉर्मल बना दिया यहाँ पर, लेकिन ये लाइट रे जो सरफेस से एंगल बना रही है ना, ये थीटा एंगल बेटा वेरी स्मॉल है। अगर ये वेरी स्मॉल है तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइट रे है ना, ये भी कैसे चली जाएगी, ये वाली रे हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर के जो गई है सरफेस से दूर भाग रही है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 के अप्रोक्सीमेट है, ओबियस सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 90 डिग्री हैं तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। अगर किसी भी सवाल में ग्रेजिंग इंसिडेंस लिखा हुआ आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने के बराबर हो गए हैं, 90 डिग्री के बराबर हो गए। ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब समझ पा रहे हैं, ये सरफेस है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रेजिंग का मतलब है चढ़ना, जैसे गाय घास चरते हुए जा रही है, ठीक है, चरते हुए जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो वेरी स्मॉल एंगल बना रही है सरफेस से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस आपने जान लिया कि ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है। अब देखिए बेटा आगे का पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये बेटा हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो बेटा ये हमारे पास क्या है, पोल है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लाइट रे इस तरीके से आई तो देखिए ये लाइट रे कौन सी रे कहलाएगी भाई, ये कॉनकेव मिरर भी एक सरफेस है ना, तो जो सरफेस की तरफ जाती है वो इंसिडेंट रे। अच्छा एक बात बताइए, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लीजिए थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बेटा थीटा एंगल बनाते हुए इस तरीके से चली जाएगी। जब कोई भी लाइट रे मिरर के पोल पर जाकर के इंसिडेंस होती है, इंसिडेंट होती है, क्लियर है तो इस वाली सिचुएशन को बेटा हम कहते हैं ऑब्लिक्यू इंसिडेंस। तो आप सभी को यहाँ तक बेसिक बातें आप सभी को पता चली। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की क्लास में आपने जाना कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, बेसिक क्या है। बेसिक में आपने जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेज क्या होती हैं, कोई भी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, ठीक है। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने जाना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा आपने जाना। कोई भी किसी भी प्रकार का दुनिया में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे स्टिल वैलिड होते हैं। इसके अलावा बेटा आपने ये जाना कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर अगर हमारी लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पर हमेशा सेंटर से पास करता है। नॉर्मल इंसिडेंस बेटा हमारा क्या होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में जाना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 0 के बराबर होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है तो ये भी आपने समझा। ऑब्लिक्यू इंसिडेंस हमारा क्या होता है तो इसके बारे में भी आपने समझा है, क्लियर है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी बेसिक बातें आपने पढ़ी, आगे के लेक्चर में और अच्छी चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में आपको इससे आगे क्या आपको पढ़ना है, यहाँ तक का आप ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। आपने इस वीडियो को देखा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।